नमस्कार, नॉकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है उसके बाद में लगातार सत्ता के जितने सियासी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं उतने आपने कभी नहीं देखे होंगे। और इस कांड के बाद में जो सबसे ज़्यादा जिसके हाथ में लॉटरी लग गई है वो हैं योगी आदित्यनाथ। हो सकता है आप देख के चौंक जाएं कि जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जिसकी सरकार है, जिसकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए नेता जा रहे हैं, जो सरकार सबके निशाने पे है, वही योगी इसमें गेनर कैसे हो सकते हैं, उनको लाभ कैसे हो सकता है, उनकी किस्मत इससे कैसे चमक सकती है। आज के विश्लेषण में यही समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से योगी की जो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है और किस तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व से लेकर दिल्ली में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसको इसके ज़रिए नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं या गेन करने में चीज़ों को कामयाब हो रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे और पूरी बात बताएंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि लखीमपुर खीरी केस क्या है, कांग्रेस पार्टी के उभार का मतलब क्या है और कांग्रेस पार्टी को इससे कितना लाभ होने वाला है और कांग्रेस पार्टी के इस लाभ से योगी को क्या मिलने वाला है और मोदी को क्या मिलने वाला है, अखिलेश यादव को क्या मिलने वाला है और योगी इस पूरे मामले में इतने खुश क्यों हैं, इस सब पे बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही देर में लौटते हैं। जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बार बार निवेदन कर चुका हूं कि आप जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है, इसलिए जिनके पास धन नहीं है उनके मन में कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए। कई लोग इस तरह की हीन भावना व्यक्त कर चुके हैं। अगर बार बार मुझे ये लगता है कि इसके कारण ऐसे लोगों की भावनाएं प्रभावित होती हैं जिनके पास धन नहीं है, तो मैं क्राउड फंडिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हों। मैं धन इसलिए नहीं सपोर्ट ले रहा हूं कि जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वो शर्मिंदा हों। बातचीत शुरू करते हैं लखीमपुर कांड की। लखीमपुर कांड आपको पता है कि अजय कुमार मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है और दबाव इस पे है कि उनका इस्तीफा भी हो सकता है। टेनी के इस्तीफे के पीछे बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा घटनाक्रम पता है। उनका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर आरोप है कि उसने बड़े ही बेलगाम गाड़ी भी नहीं थी और रफ्तार का कहर भी नहीं था। बहुत इत्मीनान से वो गाड़ी चलती है, किसान जा रहे हैं पैदल पैदल, उनको चढ़ाती हुई चली जाती है। उसके पीछे काफ़िले में कुछ और गाड़ियाँ भी होती हैं, वो भी उसी रफ्तार से चलती हैं। जब वहाँ किसानों का आंदोलन होना था तो मंत्री को अपना आयोजन टाल देना चाहिए था, वो भी नहीं टाला गया था। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक लंबा मसला उठता है। किसानों को न्याय दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, देश की राजनीतिक पार्टियाँ जाती हैं। और उस पूरे घटनाक्रम के बीच में भी योगी जी जो हैं वो अपने लिए संभावनाएं खोज रहे होते हैं कि इससे मैं कैसे कुछ बेहतर ऐड कर सकता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेनी साहब की, जिनको गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। टेनी साहब अमित शाह के बहुत नज़दीकी हैं और उनकी ही चॉइस पर, उन्हीं के कोटे से मान लीजिए उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में उनकी ब्राह्मण नेता के तौर पर ऐसी कोई छवि नहीं है जो बार बार अमित शाह साहब के समर्थक लोग प्रचारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टेनी जो हैं वो ब्राह्मण नाराज़ हो जाएंगे उसके खिलाफ अगर एक्शन होता है तो, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। उनका इस्तीफा ले लिया तो यूपी में ब्राह्मणों के वोट कैसे मांगोगे आप आने वाले चुनाव में। ये सारी बातें हो रही हैं। यूपी में जो नेता हैं, जो मान्य नेता ब्रजेश पांडे हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, वो सब अभी खड्डे लाइन में लगे हुए हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है, उनको तो डाल रखा है नेपथ्य में, हाशिए पर डाल रखा है और इनको ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बहरहाल उनके जाने के बाद में ब्राह्मण नाराज़ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने एक पहला काम तो ये किया कि जो अमित शाह साहब बहुत दिनों से दांवपेच लगा रहे थे, मैं आऊँगा बताऊँगा कि कौन से दांवपेच लगा रहे थे, उनको तो एक ये झटका दे दिया। वो परेशान हैं और मोदी जी को मना भी रहे हैं इस्तीफ़ा ना लेने, तो इसलिए उनका अलग अलग जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें मोदी जी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। विशेष और कोई वजह नहीं है इंटरव्यू की, लेकिन ये दौर ऐसा है कि कोशिश की जा रही है कि वो ना जाए।
और इस बीच में कुछ नए लोग चेहरे बहुत मजबूत हो जाते हैं अचानक। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगे हुए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन जब लखीमपुर खीरी कांड होता है तो बाकायदा पहले उनको रोका जाता है, वो खबरों में आते हैं, उसके बाद में उनको जाने दिया जाता है, फिर वो खबरों में आते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है तब भी वो खबरों में आते हैं, झाड़ू लगाते हुए उनका फ़ोटो सेशन होता है हिरासत में तब भी वो खबरों में आते हैं, लौटते समय उनकी फ़ोटो खिंचती है। तमाम तरह की चीज़ें जो मीडिया में छाई रहती हैं और राहुल और प्रियंका लगातार बढ़ते रहते हैं। और ये भी योगी जी का अचीवमेंट है। योगी जी का अचीवमेंट कई लोगों के दिमाग में यही आया होगा। योगी जी का अचीवमेंट ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में जैसा कि अब तक लग रहा है लड़ाई दो ताकतों के बीच में होती है, एक अखिलेश यादव और दूसरा बीजेपी, तो ये निश्चित मान के चलिए कि अखिलेश यादव मजबूत हैं और उनके मजबूत होने का जीते ना या ना जीतें, हारें ना हारें, लेकिन एक बात मान के चलिए कि जब अपोजिशन जो होता है वो एक होता है, मजबूत होता है, तो सत्ताधारी पार्टी के लिए मुश्किलें होती हैं। तो IOU जो होता है, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, विपक्ष की एकता का सूचकांक बहुत ऊंचा रहता है। वो जितना ऊंचा रहता है उतना सरकार कमज़ोर होती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा गेन करते यूपी में उभरती है तो दोनों सेकुलर फोर्सेस हैं और कांग्रेस जितना भी डेंट करेगी वो समाजवादी पार्टी को ही करेगी। जैसे कि हम ओवैसी साहब के बारे में बोलते हैं कि वो जितना भी गेन करेंगे वो अखिलेश को काट के ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का बढ़ना आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी के लिए फ़ायदे का सौदा है। इसलिए इन चीज़ों से अगर कांग्रेस पार्टी गेन कर रही है तो योगी फ़ायदे में है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जब राष्ट्रीय स्तर पे जाके इस मसले को उठाती है, जैसा कि वो कर रही है, सिद्धू साहब पंजाब से आके बैठ गए हैं, दो मुख्यमंत्री वहाँ आ रहे हैं, मिलके जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जब वो यहाँ मिलते हैं, किसानों से बात करते हैं, उनको मुआवजे की घोषणा करते हैं, तो उनके अपने स्टेट में वो एक संदेश दे रहे होते हैं कि बीजेपी किसानों के साथ में और मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ है। तो वहाँ पे वो बीजेपी को कमज़ोर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उससे भी केंद्र को नुकसान हो रहा है, लेकिन फ़ायदा योगी आदित्यनाथ को हो रहा है जो दिल्ली यूपी में मजबूत हैं। अब आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ का फ़ायदा बीजेपी का फ़ायदा है भी और नहीं भी है, लेकिन हर पार्टी के अंदर कुछ अंदर कुछ ताकतें होती हैं, कुछ शक्तियों के केंद्र होते हैं, वो हमेशा अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की कोशिशें बहुत शुरू से होती रही हैं। जब वो सरकार में नए आए थे, उन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षी 3 घोषणाएं की थी। किसानों के कर्जे माफ़ करूंगा, उन्होंने ये कहा था कि सभी विधायक मेरे और उसके बाद सभी अधिकारी अपने अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। विधायकों ने घोषणा कर दी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इनकार कर दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की सारी रिपोर्टिंग केंद्र में थी। केंद्र में एक मिश्रा जी थे, नृपेंद्र मिश्र जी, जो उनके सलाहकार थे, और ऐसा माना जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्र को सीधे यूपी की ब्यूरोक्रेसी वहीं पे रिपोर्ट करती थी और उन्हीं की बात मानती थी। योगी जी को कहा गया था प्रतीकात्मक जो है ये मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। संघर्ष करके उन्होंने चीज़ों को हासिल किया। उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें हुई उत्तर प्रदेश में। केंद्र से गुजरात कैडर के एक बड़े अधिकारी को अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले वहाँ से उनको भेज दिया गया उत्तर प्रदेश में, और ये खबरें आने लग गईं कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बाद। और ये संदेश गया कि वो लगाम लगाने वाले हैं योगी पे, और ये भी हो सकता है कि वो चुनाव से पहले योगी के बदले वहाँ पे फेस बन जाएं, क्योंकि ब्राह्मणों के वोट उत्तर प्रदेश में बहुत अहम हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि योगी का चेहरा बना के किसी और को भेज देंगे, तो ये हो रहा है और ये इतिहास है बीजेपी का। जहाँ जहाँ जब पार्टी की हालत ख़राब होती है, पार्टी अपने नेताओं को और चेहरों को बदल देती है। दिल्ली नगर निगम में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था, तो वहाँ पे सारे पार्षदों का टिकट काट के नए लोगों को दे दिया। अभी हाल में आपने देखा होगा गुजरात में क्या हुआ, मुख्यमंत्री हटा दिए गए। सिर्फ इसलिए किया जाता है कि चेहरा ही पूरा का पूरा बदल दो तो लोगों का जो नाराज़गी उस चेहरे के साथ चली जाती है और पार्टी कुछ पोजीशन गेन कर लेती है। तो उस तर्क को लेते हुए एक दुश्मन को ठिकाने लगाने में केंद्रीय नेतृत्व के कुछ लीडर जुट गए थे, और उनका आशय था कि योगी आदित्यनाथ के
प्लान बी के तौर पर एक आदमी को खड़ा कर देंगे जो यूपी के चुनाव में सिर उठाएगा। लेकिन योगी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से पहली बार हिंदुस्तान में जब टीके के प्रमाण पत्र में भी प्रधानमंत्री का अगर फोटो छपता है और यूपी बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से अगर पीएम मोदी का फोटो हटा दिया जाता है तो इसका बहुत मतलब होता है। ये सब हुआ। उसके बाद में लगातार वहाँ तनाव बढ़ता चला गया। योगी जी ने वो जो जिनको भेजा था शर्मा जी को, उनको बोला आप बनारस का चार्ज संभालिए, यूपी में आपका कोई काम नहीं है। उनको बनारस में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बना दिया गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इतना नाराज़ हुए मोदी शाह जी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पे बधाई भी नहीं दी। ये भी आपको पता होगा। इस पूरे मामले में आरएसएस ने इंटरवीन किया। आरएसएस पॉलिसी लेके आई और जिसमें आरएसएस की जो बाकायदा एक बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें ये तय किया गया कि यूपी का चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं का फोटो लगा के यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो सरकार्यवाह होते हैं, दत्तात्रेय होसाबले, उनको बाकायदा कहा गया कि आप लखनऊ में रहिए, वहाँ से ऑपरेशन चलाइए। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से योगी लगातार उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग होते चले गए। और उसके बीच में अगर अमित शाह किसी को स्टेट होम मिनिस्टर बनाते हैं और ब्राह्मण नेता जो है वो अपना प्लान करते हैं, जो पहले से बीजेपी में स्थापित ब्राह्मण नेता हैं उनको हटा लेते हैं। और वो अजय मिश्र टेनी कहाँ से आए थे, कौन नेता थे, मंत्री बन गए थे, तब भी कोई उनको नहीं जानता था। उनको जाना तो किन चीज़ों से जा रहा, उनके अकड़ू बयान और उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया ऐसा आरोप। और उसके बाद में उनका आपराधिक रिकॉर्ड निकल के जो आ रहा है उससे उनकी पहचान हो रही है। और ये तीनों पहचान अजय मिश्र टेनी की छुट्टी करने के लिए काफ़ी है। और अगर उनकी छुट्टी होती है तो अमित शाह को एक और तगड़ा झटका लगने वाला है, जो इनडायरेक्ट में मोदी जी के लिए भी झटका होगा। लेकिन मोदी जी बहुत बैलेंस खेलते हैं। उन्होंने गुजरात में जो फेरबदल किया उसमें अमित शाह के नज़दीक के बहुत सारे लोगों की सफाई कर दी, ऐसा कहते हैं विश्लेषक। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह और योगी ये दो लोग हैं जो 2024 की तारीख कैलेंडर में बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तीसरे गडकरी साहब भी हैं। वो इस पूरे झगड़े से दूर एक अलग तरह की अपनी निष्पक्ष, मॉडरेट और विकास पुरुष, समझदार आदमी की छवि जगह जगह सेमिनार वगैरह में जा के बना रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जिन बयानों पे चर्चा हो रही है और मीडिया में वो तारीफ पा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 24 आने में अभी बहुत समय नहीं है। इस बीच में कौन कितना आगे निकल जाता है। और उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ अच्छे तरीके से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि अब एक बात मान के चलिएगा बीजेपी के अंदर से भी उनकी टांग खींचने की कोशिश होगी, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। उस स्टेट की अपनी अहमियत है, उस स्टेट पर उनकी पकड़ है। जो वहाँ के नेता हैं वो छोटे मोटे गुट दूसरे तीसरे भले ही हों, उनकी जो पकड़ है उसके आधार पर वो बहुत बड़ी दावेदारी लेकर आ सकते हैं। और जाहिर बात है कि जब वो दावेदारी लेकर आ रहे होंगे तो अड़ंगे भी उतने ही ज़्यादा लगेंगे। 24 दूर नहीं है, लेकिन 24 इन नेताओं के लिए बहुत दूर है, उतना आसान भी नहीं है। देखते हैं उस समय क्या होता है, क्या नहीं होता है। मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका अंदाज़, उससे लग रहा है कि वो 24 के बाद में शायद दूसरे लोगों को मौका देना पसंद करें। और वो दूसरा आदमी कौन होगा, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही जो खेल है जो आने वाले समय में हमको देखते रहना पड़ेगा, इस पूरे घटनाक्रम को स्टडी करना पड़ेगा। बहरहाल लखीमपुर का संदेश ये है कि इससे योगी को लाभ हुआ है, कांग्रेस को लाभ हुआ है, लेकिन केंद्रीय बीजेपी को नुकसान हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।